नमस्कार साथियों, आज हम एक नई शख्सियत के साथ हैं जिनका नाम है अजीत सिंह जस्सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी माटी साहब। कैसे जीनी चाहिए, ज़िंदगी में क्या क्या तजुर्बे इन्होंने लिए, ज़िंदगी की धूप कैसी थी, ज़िंदगी की छाँव कैसी थी, ज़िंदगी की गर्मी कैसी थी और ज़िंदगी की नरमी या ठंड कैसी थी, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। और जो युवा पीढ़ी आजकल जिस रास्ते पे चल रही है उसमें क्या सुधार हो सकता है, युवा पीढ़ी की क्या अच्छाई हैं और क्या उन्हें एक दिशा अजीत जी दे सकते हैं। रिकॉर्डिंग चालू है, आइए इनसे पूछते हैं आप अपनी ज़िंदगी का सबसे पहले तो मैं सारे भावकों का और मिस्टर भाटी जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। और आज इन्होंने मुझे ऐसा अवसर दिया कि मैं अपने बारे में या आधुनिक पीढ़ी के बारे में या दुनिया के बारे में कुछ अपने वक्तव्य आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। सबसे पहले तो मैं अपने आप बारे में बता देना चाहता हूं कि मैं 22 वर्ष दिल्ली का रहने वाला हूं और हमारे फादर ग्रैंडफादर पार्टीशन से भी पहले दिल्ली में आकर सेटल हो गए थे और मैं 22 वर्ष दिल्ली का ही रहने वाला हूं। मेरी पढ़ाई लिखाई दिल्ली में ही हुई है और मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूं। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमकॉम किया हुआ है और मैं मैरिड हूं। मेरे 3 बच्चे हैं, 2 मैरिड हैं, 1 अनमैरिड है। तो आपने छोटी एक जानकारी, लघु जानकारी मैंने अपने विषय में आपको बताई है। हमारा बड़ा परिवार है, हम 7 भाई 2 बहनें हैं और हमारे भाई विदेशों में भी रहते हैं और सब बढ़िया भगवान की कृपा से सेटल्ड हैं, अच्छे हैं। और मैं 30-40 साल से ईस्ट दिल्ली मधुबन कॉलोनी में रहता हूं, जो कि एक जजेस की, रिटायर्ड जजेस की कॉलोनी है और बहुत अच्छा यहाँ पर एटमॉस्फेयर है। और हमारे बच्चे यहीं पर पैदा हुए, यहीं बड़े, यहीं स्कूल में पढ़े और अच्छी अच्छी पढ़ाइयाँ करी। कोई MBA हो गया, कोई लॉ ग्रेजुएट हो गया, सब वेल एजुकेटेड हो गए, शादियाँ हो गई बच्चों की और सब परिवार ठीक है। मतलब अब केवल बेटा बचा है? हाँ जी, अब हमारा एक बेटा है, 30+ है, उसके लिए हम लड़की देख रहे हैं और अति शीघ्र हम उसकी शादी करने वाले हैं। ज़िंदगी के जो उतार चढ़ाव है ज़िंदगी में, वो बताइए। ज़िंदगी के अंदर चढ़ाव भी आए, उतार भी आए। वो कैसे? आर्थिक परेशानियाँ तो नहीं झेली हमने, लेकिन कुछ और मसले, घरेलू मसले जैसे हो जाते हैं बड़े परिवारों में, आमतौर पर जो विवाद उत्पन्न हो जाते हैं, उनमें हम भी लिप्त हैं, भुक्तभोगी हैं। ये जो आप ये तो कुदरत ने घटनाएं जो जीवन में दी। हाँ। मेरा जो एक उद्देश्य है जानने का कि क्या ऐसा जीवन में पैटर्न उठाएं जो जिन समस्याओं से आप जूझ रहे हैं ये समस्याएं, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे हम जीवन जीते जाते हैं समस्याएं हमारे साथ ही चलती हैं, ये कभी कम नहीं होती। ये है कि समय अनुसार इसमें सुधार होता जाता है और हम इनसे निकल भी जाते हैं। जैसे अब बहुत विश्व महामारी चली कोविड की, उसमें मुझे बहुत भयंकर कोरोना हो गया था और मैं बहुत बड़ी चपेट में आ गया था। और अगर शायद मैं आज भगवान कृपा से ही आपके सामने यहाँ मौजूद हूँ कि मैं आज आपको इंटरव्यू कर रहा हूँ, वरना तो मेरी कब की चौथा हो चुका होता। सही कह रहा हूँ मैं। मेरा तो भोग पड़ चुका होता है 3-4। जिंदगी का कितना सफ़र पूरा कर चुके हैं। लेकिन मैंने ऐसा अनुभव किया है कोरोना के बाद से, जब मैं स्वस्थ होना शुरू हुआ तो मैं बहुत अच्छा स्वस्थ हो गया। पर आप बीमार से तो लगते नहीं हो। लेकिन मैं, कितना एज होगा आपका? मेरी एज लगभग 69 ईयर में मेरा चल रहा है। देखो, अब देखिएगा हाथ की पकड़ देखिएगा, 69 और 57 दोनों की पकड़ देखिएगा। मैं छुटा नहीं सकता इनके हाथ में से। एक्चुअली इसका कारण है कि मैं बहुत बचपन से ही व्यायाम करता रहा हूँ। अब भी आप पार्क में आते थे? और इस वक्त भी मैं पार्क में ही आया हूँ व्यायाम करने के लिए आए थे और मैंने इनको और मिस्टर भाटी साहब जो है हमारे बहुत ही आदरणीय मित्र हैं और इन्होंने मुझे ऐसा कहा कि आपका इंटरव्यू लेना है। तो मैं कहा जी मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ, अब मेरा इंटरव्यू ले लीजिए। तो मैं इनके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ, ये मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं उनका जवाब दे रहा हूँ। मेरे कोई प्रश्न नहीं है। एक बुजुर्ग आदमी, एक जो ज़िंदगी को जी लेता है,
अपनी मेहनत से, अपनी सोच के साथ। मैं उस मेहनत और उस सोच को जानना चाहता हूँ, जिससे कि जो हमारे एक्चुअली ऐसा है जी, हमारा व्यवसाय जो था, हमारे फादर का व्यवसाय था कस्टम टेलरिंग का जी। हमारी अपनी शॉप है सिंस 1947 से इन पहाड़गंज एरिया, जो आज तक अलाइव है। मैं और मेरा ब्रदर दोनों संभालते हैं। उसके अतिरिक्त हमारे और भी व्यवसाय हैं। और तो व्यवसाय आपके भाई, आपके बड़े भाई और आप संभालते हैं पहाड़गंज के? मैं और मेरे बड़े भाई, हम दो इस व्यवसाय को संभालते हैं। और बाकी भाई हमारे जो हैं वो अपने अपने जुदा जुदा काम करते हैं। तो ये जो ज़िंदगी का ये जो सफ़र रहा आपकी ज़िंदगी का, उसमें जो संघर्ष, तो बगैर संघर्ष हमने मेहनत करी है, हमने अपने लिए मेहनत करी है और पैसा बनाया है। हमने किसी के अंडर अपनी लाइफ में काम नहीं किया। मैंने अपने फादर साहब से काम सीखा, ब्रदर से काम सीखा, और उसको हमने इतना बढ़ा लिया, फादर से भी ज़्यादा कर लिया उसको हमने। और फादर को बहुत सी ऐसी छोटी अवस्था में उनको आराम भी दे दिया, ताकि उनको निश्चिंत हो गए वो काम करने से। हम दोनों भाइयों ने उसको बहुत बढ़िया संभाला। मेरा ब्रदर लंदन तक गया डिप्लोमा करने के लिए टेलरिंग का, और 79 में उसने लंदन में डिप्लोमा भी किया टेलरिंग का, लंदन डिज़ाइन एंड सेंटर फॉर्म से। और आज उसका हमें बेनिफिट मिल रहा है। हमारे पास फॉरेन कस्टमर भी हैं, इंडियन कस्टमर भी हैं, और हमारा काम ठीक चलता है। मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा भाई, जो अब बच्चे जिनकी उम्र 20-22 साल है, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अब उसके आगे कोर्स करेंगे, 25 साल तक कोर्स लगभग कर ही लेते हैं, उनको क्या कहोगे भाई, मतलब किस सोच के साथ आप मेहनत करें? अब इस वक्त, जिस वक्त हम पढ़ते थे, उस वक्त इतने कोर्सेज भी नहीं थे, इतने विषय भी नहीं थे, इतने मौके भी नहीं, इतने अवसर भी नहीं होते थे जॉब के लिए। लेकिन अब संभावनाएं बहुत बढ़ गई हैं, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, बहुत सारे विषय हैं, जिसमें आप अगर लॉ ही कर लो तो उसमें भी आपको 10 चांसेस मिल जाते हैं जॉब करने के, अपना काम करने के। आपके बेटे ने तो लॉ किया है? हमारा बेटा लॉ ग्रेजुएट है, उसने लॉ बड़ी बड़ी लॉ फर्मों में भी काम किया हुआ है, और अब वो अपना काम भी करता है, और उसकी प्रैक्टिस अच्छी चलती है। तो मतलब कहने का ये है कि आप बच्चे का जिस चीज़ में भी इंटरेस्ट है उसमें परफेक्शन के साथ काम करें, क्योंकि अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है, प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं। देखो जी, मैं तो इतना ही कहूँगा कि हमारे बच्चे बहुत कामयाब रहे हैं सारे, और हमारे बच्चों की तो पढ़ते पढ़ते प्लेसमेंट हो जाती रही है, तीनों की। हमारे बच्चे तो एक दिन भी खाली नहीं बैठे। बड़ी बेटी थी, उसकी प्लेसमेंट उसकी जॉब से पहले हो गई। छोटी बेटी थी, उसकी प्लेसमेंट ICAI में, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया में एज ए लीगल ऑफिसर हो गई। वो नेक्स्ट डे वहाँ चली गई। बेटा हमारा लॉ कर रहा था, लॉ करते करते उसकी अपॉइंटमेंट हो गई, वो लॉ फर्म में चला गया। हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई बच्चों के। हमारे बच्चे कभी एक दिन भी खाली नहीं बैठे पढ़ाई के बाद, और सब अपना अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और आमतौर पे देखा होगा आपने, पति पत्नी के रिलेशन आज के समाज में बहुत बिगड़ रहे हैं। पति पत्नी के संबंध, अब जैसे हम तो, हमारे तो बच्चे हो गए, बच्चों के बच्चे हो गए, लेकिन पति पत्नी में खटपट रहती ही है, हुई भी है, होती भी है, रही भी है छोटी मोटी। लेकिन आजकल के बच्चे जो हो बहुत जल्दी स्ट्रेस में आ जाते हैं, बहुत जल्दी डिसीजन लेने लग जाते हैं, और बात को एग्जैगरेट कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं, और उससे फिर विवाद और बढ़ जाता है, तो फिर उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं निकलता। तो मामला जो है वो आगे जाके डिवोर्स तक पहुंच जाता है। ये बहुत बड़ी समस्या है आजकल। कुछ बच्चे आजकल लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, पहले तो बहुत अच्छे रहते हैं लिव इन रिलेशन में, जब शादी की बात आती है तो मामले गड़बड़ा जाते हैं। कहीं पर कास्ट का डिफरेंस हो जाता है, कहीं पर माँ बाप नहीं मानते, कहीं पर बच्चों में आपस में नाराज़गी हो जाती है, तो बहुत समस्याएं पैदा हो जाती हैं। इतने विवाद बढ़ जाते हैं कि इवन मामले तक बन जाते हैं। ये समाज है, समाज में सब कुछ चलता रहता है, तो अच्छा बुरा। ये जो समस्याएं पैदा हैं, आपने तो ज़िंदगी को बहुत करीब से देखा है, तो ऐसा क्या करना चाहिए, क्या सलाह दोगे बच्चों को? सबसे पहले तो बच्चों को समझा, वैसे तो बच्चे आजकल के बहुत समझदार हैं, बच्चों को कोई समझाने की आवश्यकता नहीं है। सोशल मीडिया का ज़माना है, बच्चे सब कुछ देखते हैं, सब कुछ समझते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, कंपटीशन में जाते हैं।
आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, बड़े बड़े एग्ज़ाम पास करते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं। और पढ़ाई जो है बहुत कठिन हो गई है अब। कठिन का मेरा कहने का मतलब ये है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। जैसे हम बात करते हैं आईआईटी के लिए जो बच्चे पढ़ते हैं, कोटा में जाते हैं, 12वीं पास करने के बाद वहाँ जाके वो प्रशिक्षण लेते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, उस पीरियड में ही उनके ऊपर बहुत स्ट्रेस आ जाती है। तो कैसे उनको इतनी पढ़ाई करनी पड़ती है, उन पर इतना लाद दिया जाता है कि बच्चे सुसाइड तक कर लेते हैं। अभी हमारे देश में 30, 35, 40 तो पिछले साल कोटा में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर लिए, और इस साल भी हुए हैं ये। तो ये बहुत ज़्यादा पढ़ाई का जो बोझ है ना, जो कंपटीशन जो है ना, बहुत बढ़ गया है। अब एक आईएएस एग्ज़ाम में देखिए आप 20-25 लाख स्टूडेंट बैठता है, उसके अंदर 500, 700, 800 आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और आईआरएस बनते हैं। अब अंदाज़ा लगाइए तो 14 में से केवल एक व्यक्ति जो आईएएस क्रैक कर पाता है, यूपीएससी में क्लियर कर पाता है। अब बताइए कितना बड़ा कंपटीशन हो गया। और उसके लिए वो दिन रात 24 घंटे, 8-8, 10-10, 12-12 घंटे उसको पढ़ाई करनी पड़ती है, फिर भी वो हर एक उसमें कामयाब नहीं हो पाता। क्योंकि हमारे देश के अंदर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, भीड़ तंत्र है, हमारा लोकतंत्र तो है ही है, लेकिन लोकतंत्र के साथ भीड़ तंत्र भी बहुत है। अपॉर्चुनिटी जॉब की कम है। प्राइवेट जॉब्स के अंदर जो है वो सैलरी थोड़ी कम ही मिलती है, लेकिन उसके अंदर वर्क भी डबल ले लेते हैं, वो डबल काम लेते हैं, तब पैसे देते हैं। सरकारी जॉब्स इतनी है नहीं। अब आगे आगे एआई का ज़माना आ रहा है, जॉब्स अपॉर्चुनिटी और कम होने वाली है, क्योंकि जो 20 आदमी काम करते हैं वो एक बंदा बैठ के कंप्यूटर पे कर लेता है। तो इसलिए युवा पीढ़ी को चाहिए कि वो अपने लिए स्वयं कुछ अपने सोच से निकालें, नए नए स्टार्टअप शुरू करें, मतलब अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए वो स्वयं भी अपना प्रयास करें और अपने दिमाग का डेवलपमेंट करें। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि भाई सरकारी नौकरी के को लेके दिमाग में आप मेहनत ना करें। नहीं, सरकारी नौकरी अगर आप मिलती है तो सरकारी नौकरी अवश्य करें। सरकारी नौकरी में आपको जीवन भर जो है वो फिर निश्चिंत हो जाते हैं कि आप को जॉब करेंगे और आपको उसके सारे बेनिफिट्स भी मिलेंगे और मिलते रहेंगे। इसीलिए लोग ज़्यादा प्रेफरेंस सरकारी जॉब को ही देते हैं। लेकिन अब किसी को सरकारी जॉब ना मिले और फिर सरकारी जॉब में जॉब्स बहुत कम हैं, लेकिन उसके जॉब्स पाने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। अब आप देखिए, अगर यूपी जैसे स्टेट के अंदर एक कांस्टेबल की भर्ती होनी होती है, जिसमें कि 2-4 हज़ार कांस्टेबल चाहिए होते हैं, उसके लिए लाखों कांस्टेबल की एप्लीकेशन आ जाती है, जिसमें आपको बड़े बड़े एमबीए मिल जाएंगे, इंजीनियर भी मिल जाएंगे और भी ज़्यादा पढ़े लिखे मिल जाएंगे, जो एक सिर्फ कांस्टेबल की नौकरी के लिए कशमकश कर रहे हैं। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारी गवर्नमेंट आज अपना स्टार्टअप जो शुरू करने के लिए प्रोत्साहन कर रही है, गवर्नमेंट की तरफ से, मोदी जी की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिल रहा है। जो बच्चे पढ़ लिख गए हैं, जिनके पास तजुर्बा नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, उनको प्राइवेट कंपनियां जॉब नहीं देती, उनको सैलरी नहीं देना चाहती। वो चाहती है कि हमारे पास ऐसा बच्चा आए जो हमारे लिए कुछ करे। तो उसके लिए मोदी सरकार ने बड़ा उपक्रम किया है। मोदी सरकार ने उनके लिए कहा है कि आप इनको काम सिखाओ, लेकिन तनख्वाह इनको सरकार देगी। ऐसा भी उपराला मोदी सरकार ने किया है और कर रही है। तनख्वाह मोदी गवर्नमेंट देती है, बच्चे कंपनी में काम सीखते हैं। जब वो 6 महीने साल बाद सीख जाते हैं काम, तो कंपनियां उनको सैलरी देना शुरू कर देती हैं। ये देश के लिए बहुत अच्छा है, ये युवाओं के लिए बहुत अच्छा है, युवतियों के लिए बहुत अच्छा है। ये जो बढ़ती जनसंख्या है, अपॉर्चुनिटी उतनी है नहीं, कंपटीशन ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आप दबाव में आ जाओ या अपने जीवन के साथ कोई छेड़छाड़ कर दबाव में आने से, तो अगर हम किसी भी प्रकार के दबाव में आते हैं तो सबसे पहले तो उसका प्रभाव हमारे जीवन पर ही पड़ता है। शांति भंग हो जाती है, हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, हमारी सोच समझ कम हो जाती है, हमारी डिसीजन पावर कम हो जाती है। इसलिए हमें किसी भी विषय की चिंता ना करके उसका समाधान ढूंढना चाहिए। समाधान में ही हमारा फ़ायदा है, हमें समाधान ढूंढना चाहिए।
अगर हम किसी एक विषय में नहीं कामयाब हो सके तो हमें कुछ और बदल भी देना चाहिए, कुछ चेंज भी कर लेना चाहिए, कुछ और प्रयास कर लेना चाहिए, ये दोबारा प्रयास भी कर सकते हैं हम। कई मैंने ऐसा भी देखा है बच्चे 2-2 बार IAS नहीं बन पाते, तीसरी बार बन जाते हैं, और कोई पहली बार में ही बन जाते हैं। लेकिन कई बच्चे प्रयास नहीं छोड़ते, बन जाते हैं। तो इसलिए प्रयास सबसे महत्वपूर्ण है, प्रयास करते ही रहना चाहिए। और हम इतनी एज होते हुए आज भी प्रयास करता हूँ, मैं आज भी अपनी जॉब पे जाता हूँ, काम भी करता हूँ, घर भी संभालता हूँ, हेड ऑफ द फैमिली भी हूँ, और किसी को मैं कुछ कहता भी नहीं। मैं अपने बच्चों को आज तक कभी डांटा भी नहीं। मैंने अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भी नहीं कहा। मैं तो रोकता होता था लड़की को कि तू रहने दे, बस कर, अब बंद कर दे रजिस्टर, बहुत पढ़ लिया तूने। और मेरी डॉटर जो है वो साउथ कैंपस में BSc मैथमेटिक्स ऑनर्स में 2nd पोजीशन लाई थी। मैं तो उसके रजिस्टर बंद कर देता, तो 12 बज के रात का तू सवाल जवाब करे जा रही है, बंद कर दे। अब बच्चों को, ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनको रोकना पड़ता है पढ़ाई से, मत करो पढ़ाई। हमारे बच्चे तो ऐसे रहे। छोटी बच्ची थी, वो हमारे स्कूल के अंदर DAV स्कूल में पढ़ती थी, उसने कॉमर्स स्ट्रीम में टॉप किया था पूरे स्कूल में। लड़का था वो मिस्टर DAV था। बोल सकता हमें तो बच्चों की तरफ से, पढ़ाई की तरफ से कोई भी परेशानी नहीं हुई, और बच्चे अच्छे पढ़ गए, सब बढ़िया अपना जॉब कर रहे हैं, बढ़िया है सब। नहीं आजकल तो क्योंकि देखो, इसलिए हमें तो कोई दुविधा हुई नहीं, कोई परेशानी हुई नहीं बच्चों की तरफ से। क्योंकि ये जो कंपटीशन का ज़माना है, इसमें हर एक पद के लिए ढेर सारे लोग इकट्ठे हो उसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि जो मेरी पत्नी है, धर्म पत्नी है, वो खुद पढ़ी लिखी है, वो BSc है, और उन्होंने बच्चों का हमारा ऐसा बेस बना दिया, और आज भी वो बच्चे पढ़ाती हैं। वो घर में बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, उसके पास समय नहीं है, लोग पीछे पड़े हुए हैं कि हमारा बच्चे को पढ़ा दो, हमारे बच्चे को पढ़ा दो। लेकिन वो 1-2 क्लासेस फिर भी ले लेती है, बच्चों को पढ़ा देती है, और बच्चे कामयाब हो जाते हैं। कि यदि किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिल पाती है तो इस वक्त हमारे हिंदुस्तान के अंदर प्राइवेट जॉब्स की कमी नहीं है। उसके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म खुले हुए हैं, और आप जिस फील्ड में तजुर्बा रखते हैं, पढ़ाई लिखाई है, आपको एक्सपीरियंस है, आप उसमें बहुत अग्रणी हो करके बहुत आगे बढ़ सकते हैं, बहुत आगे निकल सकते हैं, और बहुत कामयाब हो सकते हैं, और अपना भी काम शुरू कर सकते हैं। अब हमारे सन-इन-लॉ हैं, उन्होंने 9 साल माइक्रोसॉफ्ट में काम किया, और PhD हैं। अब उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट की जॉब छोड़ के अपना काम 3 साल से शुरू किया हुआ है, और उनका वो काम बहुत अच्छा चल रहा है। अमेरिका में रहते हैं। साथियों, अभी हम सर से उनकी ज़िंदगी की बहुत सारी बातें जानने की कोशिश की, उन्होंने बताई, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस भी बताया कि भाई ज़िंदगी में तो संघर्ष चलता ही रहता है, थकना नहीं चाहिए। हर किसी को सरकारी पद नहीं मिलता, हर किसी को मनचाही चीज़ नहीं मिलती, इसका मतलब वो मायूस होकर रह जाए, ऐसा नहीं है। ज़िंदगी बढ़ते रहने का काम है, ज़िंदगी सीखने का काम है। एजुकेट हो गए तो क्यों नहीं होगा। कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता, कोई भी काम बड़ा और छोटा नहीं होता। आप एक्सपर्ट हैं, अपनी लाइन के एक्सपर्ट हैं। एक छोटा सा मैकेनिक आपको मैं बताता हूँ, अगर वो अपनी लाइन का एक्सपर्ट है, उसके पास पता नहीं कहाँ कहाँ से गाड़ियाँ ठीक कराना आती हैं, लाइन लग जाती है उसके यहाँ। आप ये मत सोचिए कि उसके हाथ काले हो गए। काम छोटा या बड़ा नहीं होता, धरती पे ऊपर वाले ने भेजा तो हर किसी को कोई ना कोई काम सौंपा है। अपने अहम को साइड रखिए और कर्म को पूजा मान के कर्म कीजिए। मैंने सही बोला ही? बिल्कुल। मैंने अपनी लाइफ में ऐसा भी देखा है, कम पढ़े लिखे लोग अपने व्यवसाय में इतने कामयाब हो गए कि उनके पास पढ़े लिखे लोग जॉब करते हैं, उनके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट काम करते हैं, उनके पास मैनेजर्स काम करते हैं, जो अपने दस्तखत भी नहीं कर सकते। ऐसे भी लोग कामयाब हो जाते हैं बिजनेस व्यवसाय में, और बिजनेस छोटे से शुरू होकर बड़ा हो जाता है। बिल गेट्स ने भी एक गैराज में काम शुरू किया था, और 2 लोगों ने अमेरिका के अंदर, जो आज सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है टेक्नोलॉजी की,
एक गैरेज में काम शुरू किया था अमेरिका में, और उसी कंपनी में मेरे सनी ला ने 9 साल काम करके छोड़ दिया डायरेक्टर की पोस्ट से। नमस्कार दोस्तों, अभी आपने हमारी चर्चा सुनी। हमारे साथ बैठे अजीत जी ने अपनी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस बताया, क्या करना चाहिए एक युवा को, क्या नहीं करना चाहिए ज़िंदगी में, कैसे कैसे रिलेशन में चैलेंज आते हैं, व्यापार में आते हैं, उनसे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी तो चैलेंज है, ये तो आएंगे। आप मायूस कभी किसी को नहीं होना चाहिए। एजुकेशन, ज्ञान, इनके बारे में अजीत जी ने बताया। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि आजकल के युवा मायूसी शब्द अपनी डिक्शनरी से ही निकाल दें। मायूसी शब्द को कभी जीवन में कभी अपनाएं ही नहीं। किसी चीज़ से मायूस नहीं होना चाहिए, और कोई व्यक्ति अपनी लाइफ में पूर्ण होकर नहीं गया यहाँ पर, चाहे वो देव हो चाहे देवता हो, सब अपूर्ण ही गए हैं। जो मानव शरीर में आया है वो अपूर्ण गया है, और ज़िंदगी हर एक की प्रभु द्वारा दी हुई देन है, और इंसान उतनी ज़िंदगी जी के इस दुनिया से चला जाता है। हम अपने शब्दों को यहीं पे विराम देते हैं। नई वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, किसी नई शख्सियत के साथ उसके एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करेंगे। भाटी जी ने राम मुझे राम। सम्मान दिया, इसके भाटी जी का तहे दिल से धन्यवाद। आपने कहा था ना, सुनने को कोई